आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्य के बारे में। पिछली वीडियो में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं प्रस्तावना के बारे में। अगर आज का वीडियो आपको अच्छी तरह से समझना है तो पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के अंत में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या चर्चा की थी, उसका एक छोटा सा ओवरव्यू जल्दी से देख लेते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी संविधान के प्रस्तावना की, जिसे हिंदी में उद्देशिका और अंग्रेजी में प्रेम्बल कहते हैं। प्रस्तावना में हम लोगों ने चार चीज़ों की बात की थी। पहली चीज़ थी संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं और ये देखा था कि भारत की जनता हमारे संविधान की सभी शक्तियों का स्रोत है। दूसरी चीज़ दी थी वो थी राजनीतिक व्यवस्था की संरचना। इसमें हम लोगों ने देखा था कि हमारी राजनीतिक व्यवस्था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य की थी। तीसरी चीज़ जो हम लोगों को चर्चा करनी है और चौथी चीज़ इन दोनों पर, यह है राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, और दूसरा संविधान के पारित होने की तिथि। ये दो चीज़ें आपको पिछली वीडियो में मिलेंगी और ये दोनों चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप प्रस्तावना का अध्ययन करें तो आपको ये उल्लिखित मिलेगा कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए इन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है। इन्हीं शब्दावलियों में तीन चीज़ें निहित हैं। पहली चीज़ जो थी संविधान की जो शक्ति का स्रोत है वो, दूसरा राजनीतिक व्यवस्था की संरचना और तीसरी थी राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य। इन शब्दावलियों में से हम ढूंढते हैं राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या है। तो राजनीतिक व्यवस्था का उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, कौन कौन से शब्द आए हैं रिपब्लिक के बाद या गणतंत्र के बाद, उसको देखते हैं। वो क्या है? पहली चीज है जस्टिस या न्याय। राजनीतिक व्यवस्था का पहला जो लक्ष्य है, पहला जो आदर्श है वो न्याय है। दूसरी जो शब्दावली आई है वो है स्वतंत्रता या लिबर्टी। तीसरा है समता या इक्वालिटी, और चौथा है बंधुता या फ्रैटर्निटी। ये चार शब्द ये हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रैटर्निटी। यही चारों शब्द हमारी राजनीतिक व्यवस्था के उद्देश्य हैं। एक नागरिक के रूप में भी हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा एंटायर पॉलिटिकल सिस्टम इन्हीं उद्देश्यों पर काम करता है और एक प्रशासक के लिए भी ज़रूरी है। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि अगर आप इसका अध्ययन करेंगे तो एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे प्रशासक हो सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू तीनों ही आपको ये प्रस्तावना हेल्प करने वाली है। तो ये वो हेल्प कहाँ से करेगी? इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखने से। जैसे एक प्रशासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है निर्णय लेना। निर्णय कब लेते हैं और किन परिस्थितियों में लेते हैं ये सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन जो निर्णय लिया जाता है वो निर्णय सही होगा या गलत होगा, कभी कभी प्रशासन में उस पर कार्रवाइयाँ भी हो जाती हैं, उनसे बचने के लिए आपको सबसे अच्छा मार्ग देता है। जो आपका मेंस पेपर में पेपर 4 है एथिक्स का, वहाँ पर भी आपको ये हेल्प करने वाला है, क्योंकि वाकई में ये सारे क्या हैं, ये वैल्यूज़ हैं, हमारे मूल्य हैं, हमारे संविधान के मूल्य हैं, हमारे इस देश के मूल्य हैं। इन मूल्यों के आधार पर अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय कभी भी गलत नहीं किए जाएंगे। उदाहरण के लिए समझते हैं कि अगर एक प्रशासक के रूप में आप निर्णय लेते समय ये ध्यान में रखते हैं कि उससे न्याय में बढ़ोतरी हो रही है नहीं, लोगों की स्वतंत्रता बढ़ रही है नहीं, लोगों के बीच समता बढ़ेगी नहीं, या लोगों के बीच भाईचारे की भावना बढ़ रही है नहीं। अगर आपके निर्णय से इन लक्ष्यों की पूर्ति होती है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था उन निर्णयों को गलत नहीं कह सकती है। ठीक है। तो अब
इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये देखते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में इस पर किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है कि ये जो शब्द हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इनको ऑर्डर में लगाने की बात करता है कि इनको क्रम से लगाइए जिस क्रम में ये संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। तो ये क्रम ठीक वही है, जस्टिस का, स्वतंत्रता का, समता का और बंधुता का। याद कैसे करेंगे? ठीक वही, जैसे किसी भी समाज की पहली आवश्यकता क्या होती है? न्याय की। कोई भी समाज आगे तभी बढ़ता है जब वो न्यायपूर्ण समाज होता है। अगर समाज में अन्याय विद्यमान होगा तो समाज बहुत आगे नहीं बढ़ पाएगा, आपस में ही बहुत सारी गतिविधियां या आपस में लोग एक दूसरे से भिड़े रहेंगे, तो अन्यायपूर्ण समाज कभी आगे नहीं बढ़ता है। इसलिए पहली आवश्यकता, जो पहला लक्ष्य तय किया हमारे संविधान निर्माताओं ने, वो था न्याय का। दूसरा है व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी होता है जब उसके पास स्वतंत्रता होगी, अगर परतंत्रता की स्थिति में कभी विकास नहीं हो सकता है। और तीसरा लक्ष्य है समता। स्वतंत्रता असीमित अगर हो जाती है तो वहाँ व्यक्तियों को दिक्कत होने लगती है, एक व्यक्ति की स्वतंत्रता दूसरे व्यक्ति की परतंत्रता बन जाती है। इसलिए इस स्वतंत्रता को बैलेंस करने के लिए रखा गया है समानता, कि जब तक स्वतंत्रता समानता के साथ नहीं मिलती है तब तक स्वतंत्रता का अर्थ किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से नहीं होता है। और अगर न्याय, स्वतंत्रता, समानता ये किसी भी समाज में विद्यमान है तो निश्चित रूप से वहाँ बंधुता बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इस नाते संविधान निर्माताओं ने इसी क्रम में इन शब्दों को रखा है, न्याय की, स्वतंत्रता की, समता की और बंधुता की। ठीक है, यहीं पर यह भी जान लेते हैं कि स्वतंत्रता, समता और बंधुता, ये एक बार प्रश्न पूछा गया कि ये शब्दावली ली कहाँ से गई है, तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये फ्रांस की क्रांति से ली गई है। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। ये प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न है। न्याय लगभग दुनिया के हर देश के संविधानों में, हर देश के समाजों में मिलता ही मिलता है, लेकिन ये शब्दावली स्वतंत्रता, समता और बंधुता फ्रांस की क्रांति या फ्रांस के संविधान में भी इसको शामिल किया गया बाद में, वहाँ से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। अब इन सारी अवधारणाओं पर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, इनकी एक एक ये कॉन्सेप्ट्स हैं। पॉलिटिकल साइंस में देखेंगे तो इस पर पूरे की पूरी अवधारणा है। कई तरह के विचारकों ने अपने विचार दिए हैं, उन चीज़ों को भी हमें समझना जरूरी है। डिटेल्स में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि मुख्य परीक्षा में भी इस पर प्रश्न पूछे गए हैं, जो सामान्यतः लगता होगा कि ये पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है, लेकिन ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न है, क्योंकि जब तक इनके वास्तविक कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझेंगे तब तक आपकी डिसीजन मेकिंग पावर उतनी अच्छी नहीं होगी। तो चलिए अब एक एक की बात करते हैं कि न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता का वास्तविक अर्थ क्या होता है और अवधारणा के रूप में इनका प्रयोग कैसे करेंगे। तो पहला लक्ष्य हमारा क्या है? वह है जस्टिस का, न्याय का। अभी हम लोगों ने देखा कि क्या लिखा है प्रस्तावना में, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। तीन तरह के न्याय की चर्चा प्रस्तावना में है। पहला है सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस, दूसरा आर्थिक न्याय या इकोनॉमिक जस्टिस और तीसरा राजनीतिक न्याय या पॉलिटिकल जस्टिस। एक एक अवधारणाओं पर चलते हैं। सामाजिक का क्या अर्थ है, आर्थिक न्याय का क्या मतलब है और राजनीतिक न्याय का क्या मतलब है। सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट वाकई में देखें तो ये सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट इन दोनों को अपने में समाहित करता है, लेकिन दोनों को अलग करने के लिए या दोनों को अलग रूप में देखने के लिए हम इसे यहाँ इन शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तावना के अलावा ये शब्द संविधान में और कहाँ प्रयोग किए गए हैं, तो आप वहाँ इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना के अलावा नीति निर्देशक तत्वों में भी प्रयोग किए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व उसमें है अनुच्छेद 38 का खंड 1। अनुच्छेद 38 का खंड 1 कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सामाजिक जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। तो ये ध्यान में रखना है कि ये शब्द जो हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रस्तावना के साथ साथ नीति निर्देशक तत्वों में भी हैं। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय की, कि सामाजिक न्याय का अर्थ क्या होता है। सामाजिक न्याय को अगर देखा जाए तो तीन अर्थों में इसे समझ सकते हैं। पहला अर्थ यह है भेदभाव का अभाव।
एब्सेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब जहां वर्ग, जाति, लिंग इन आधारों पर भेदभाव होता हो। सामाजिक न्याय की अवधारणा कहती है कि ये पूरी तरह से समाप्त होने चाहिए। जाति के आधार पर कोई विभेद ना हो, वर्ग के आधार पर किसी तरह का विभेद ना हो। इन आधारों पर अगर किसी समाज में भेदभाव नहीं होता है तो उस समाज को हम न्यायपूर्ण समाज कह सकते हैं। तो और इसके लिए क्या है, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे संविधान में क्या किया गया, मूल अधिकारों में अनुच्छेद 15 दिया गया है। अनुच्छेद 15 में 2 खंड हैं। पहला खंड कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और इन आधारों पर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोका भी नहीं जाएगा। इसी के साथ साथ एक और है अनुच्छेद, और वह है अनुच्छेद 17। ये भी मूल अधिकार है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंत की बात करता है। अस्पृश्यता भारतीय समाज की एक बुराई थी जिसमें कुछ जातियों को अस्पृश्य या नीच समझ करके उनके साथ भेदभाव किया जाता था। तो जब तक ऐसी कुछ जातियां, कुछ समुदायों के लोगों के साथ व्यवहार होगा तब तक समाज में भेदभाव का अभाव नहीं हो सकता है। इस नाते अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को पूरी तरह से समाप्त घोषित करता है और कहता है अगर कोई भी इनका आचरण करता है तो उसे विधि के अनुसार दंड मिलेगा, कानूनन दंड दिया जाएगा। तो हमारा मूल अधिकार इस भेदभाव के अभाव को रोकने के लिए, हमारा संविधान इस भेदभाव के अधिकार को रोकने के लिए क्या है, मूल अधिकारों में इसका प्रावधान करता है। दूसरी चीज़ क्या है, सामाजिक न्याय की इस अवधारणा में दूसरी चीज़ आती है और वह है समान लोगों के बीच समानता। ऐसा आपको लग सकता है कि भेदभाव का अभाव मतलब कि हर व्यक्ति को समान माना जाए, किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उसी से निकलता है समान लोगों के साथ समानता। समानता का 2 अर्थ, एक है गणितीय अर्थ में जहां हर व्यक्ति को समान मान लिया जाए, किसी तरह का कोई डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो सबको बराबर दे दिया जाए। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है समान लोगों के बीच समानता होनी चाहिए। जो गणितीय कॉन्सेप्ट है वो तब हो सकता है जब कोई समाज पूरी तरह से समान अर्थों में एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, तब वहाँ पर कोई भी वितरण करना होता है तो हम सबको एक जैसा काम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके 15 अगस्त 26 जनवरी में आप लोग स्कूल में पहुँचे होंगे। स्कूल में 15 अगस्त को 26 जनवरी को लड्डू बढ़ते हैं, हर बच्चे को समान इक्वल दे दिया जाता है, 2-2 लड्डू सबको मिल गया। तो समानता की एक गणितीय अवधारणा हो गई। रेखा गणितीय अवधारणा कहती है कि जिसको जितनी आवश्यकता हो उतना दिया जाए। मान लीजिए किसी बच्चे को लड्डू पसंद नहीं हो, नहीं खाता है, फेंक देता है, तो उस लड्डू का क्या हुआ, उस संसाधन का एक तरह से दुरुपयोग हुआ, उसका कोई यूज नहीं किया गया। लेकिन जिसको ज़्यादा पसंद थी उसको कम पड़ गया। तो होना क्या चाहिए कि जिस व्यक्ति को कम पसंद है उसे ना दे करके जिसे ज़्यादा पसंद है उसे दिया जाना चाहिए। तो लड्डू का भी सदुपयोग होगा और दोनों संतुष्ट रहेंगे। इसको हम एक दूसरे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक दीवार है, इस दीवार के इधर कोई फुटबॉल का गेम चल रहा है और 3 व्यक्ति हैं जो इस गेम को देख करके एंजॉय करना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा है यहाँ पर, चूँकि इसकी लंबाई कम है ये इस दीवार के उस पार नहीं देख सकता है। एक किशोर है जिसकी लंबाई यहाँ पर है, ये भी दीवार के उस पार नहीं देख पाता है लेकिन इसकी लंबाई इससे ज़्यादा है। और एक वयस्क व्यक्ति है जो यहाँ पर खड़ा है। आप देखेंगे इस चित्र में तो इस दीवार के उस पार देखने की क्षमता किसमें है, सिर्फ इस व्यक्ति में है, यही देख सकता है। ये व्यक्ति भी उस दीवार के उस पार नहीं देख सकता है, साथ ही वो भी खेल का आनंद नहीं ले सकता और ये व्यक्ति भी नहीं देख सकता है। अब हम क्या करते हैं, एक वितरण का नियम लागू करते हैं कि जो अंक गणितीय समानता की बात करता है कि सबको एक एक स्टूल प्रोवाइड कर देते हैं। एक एक स्टूल देने के बाद क्या होता है, मान लीजिए एक स्टूल देने के बाद इसकी स्थिति यहाँ आ जाती है, अब यहाँ है, इसकी स्थिति यहाँ आ जाती है और इसकी स्थिति यहाँ आ जाती है। तो ये समानता का गणितीय स्वरूप हुआ कि जहाँ हमने सबको एक समान मान करके सबको एक एक स्टूल दे दिया। अब बताइए खेल का आनंद कौन ले सकता है, ये पहले से ले रहा था, अभी भी ले सकता है, ये अब बिल्कुल खेल का आनंद ले सकता है क्योंकि दीवार के इस पार देख सकता है। ये अभी भी खेल का आनंद नहीं ले सकता क्योंकि अभी भी देखने की क्षमता इसमें नहीं आई है। क्या आपको लगता है कि इसको इस स्टूल की ज़रूरत थी? इसको स्टूल की ज़रूरत नहीं थी। इसका मतलब है कि अगर इसको स्टूल ना दे करके, इसे ना दिया जाए और वो स्टूल कहाँ दे दें, हम इसको दे दें, तो अब इस स्थिति में ये व्यक्ति पहले से ही खेल का आनंद ले रहा था, ये भी ले रहा है और अब ये भी ले गया।
तो यही है समान लोगों के बीच समानता। चूंकि तीनों की स्थितियां बिल्कुल अलग अलग हैं, इस नाते इनके साथ अलग अलग व्यवहार होना चाहिए। इसे भेदभाव नहीं कहेंगे, इसे अफर्मेटिव एक्शन कहते हैं या सकारात्मक कार्रवाई कहते हैं। समाजवाद में पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी, समाजवाद का राजनीतिक अर्थ क्या था, हीनतम को अधिकतम की, कि जो सबसे कमजोर स्थिति में उसे सबसे ज़्यादा दिया जाए। ठीक वही स्थिति आती है कि सबसे कमजोर स्थिति में यह, इस नाते इसे 2 स्टूल दिया जाए। ये कम कमजोर स्थिति में साथ 1 स्टूल और इसको स्टूल की आवश्यकता नहीं, इस नाते इसे ना दिया जाए। तो ये जो समान लोगों के बीच समानता की बात करता है, उसका कॉन्सेप्ट यही है कि जिनकी परिस्थितियां समान हों, मतलब कि जितने भी छोटे बच्चे होंगे उन सबको 2 स्टूल दिया जाए। वहाँ आप अंकगणितीय फार्मूला लगा सकते हैं। जो बड़े वयस्क हैं उनको कुछ ना दिया जाए, तो सबके लिए एक समान व्यवस्था है। लेकिन चूंकि 3 की परिस्थितियां भिन्न हैं, इस नाते तीनों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार होगा। तो समान लोगों के बीच समानता का अर्थ क्या है, असमान लोगों के बीच असमान व्यवहार। इसे भेदभाव नहीं कह सकते हैं, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज है विशेषाधिकारों की समाप्ति। एबॉलिशंस ऑफ द प्रिविलेजेस, कि किसी वर्ग को, किसी व्यक्ति को किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। प्रिविलेजेस क्या होते हैं, सामान्यतः व्यक्तियों को अधिकार मिलते हैं, लेकिन कुछ वर्गों, कुछ समुदायों को, कुछ जातियों को कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं। वो विशेष अधिकार क्या है, वो विशेष अधिकार समाज में उस व्यक्ति की स्थिति को उच्च कर देते हैं और बाकी व्यक्तियों की स्थिति निम्न हो जाती है। जैसे राजतंत्र में राज परिवार को कुछ विशेषाधिकार मिले होते हैं और वो उस अपने विशेषाधिकारों के चलते ही बाकी व्यक्तियों से अपने आप को उच्च समझने लगता है। ऐसी स्थिति में समाज कभी भी समानतापूर्ण समाज नहीं हो सकता है, और अगर समाज में असमानता है तो उसे न्यायपूर्ण नहीं कह सकते हैं। इसलिए ये कहता है कि विशेषाधिकारों की समाप्ति होनी चाहिए, ठीक है, कि किसी व्यक्ति के पास कोई विशेषाधिकार नहीं, हर व्यक्ति बराबर है संविधान की नज़र में। अब देखिए, समान लोगों के बीच समानता लाने का ये बात की गई है मूल अधिकारों में, आर्टिकल 14 में। अनुच्छेद 14 में 2 चीज़ें हैं, एक है विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण कहने का मतलब यही था कि अलग अलग तरह के वर्ग हैं, इस नाते हम उनका वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण करने के आधार पर एक जैसी क्षमता वाले, एक जैसी आवश्यकता वाले लोगों को एक वर्ग में रखा जाएगा और दूसरी जैसी क्षमता वाले लोगों को दूसरे वर्ग में, और दूसरों के साथ अलग अलग व्यवहार किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 में जो विधियों का समान संरक्षण है वो समान लोगों के बीच समानता की बात करता है, और विशेषाधिकारों की समाप्ति के लिए मूल अधिकार में ही व्यवस्था की गई अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या, उपाधियों के अंत की बात करता है कि भारत में आप ब्रिटिश पीरियड में देखेंगे तो अंग्रेज अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की उपाधियां देते थे। जैसे नाइटहुड की आपने देखा होगा, गांधी जी को भी केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। कब, जब वे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोगों को मोटिवेट कर रहे थे कि वे युद्ध में जाएं और ब्रिटिश सेना की तरफ लड़ें। उनकी राजभक्ति से खुश होकर के ऐसा दिया गया। राम मोहन राय को देखा होगा कि राजा की उपाधि दी गई थी। तो इस तरह की उपाधियां भारत में अनुच्छेद 18 कहता है प्रतिबंधित होंगी, लेकिन 2 तरह की उपाधियां दी जाएंगी, शिक्षा संबंधी उपाधि और सेना संबंधी उपाधि। ये दोनों उपाधियां क्यों, क्योंकि ये किसी राजभक्ति के कारण नहीं मिलती हैं या किसी समाज द्वारा प्रदत्त नहीं होती हैं, बल्कि अपनी मेहनत से अर्जित की जाती हैं। तो ऐसी उपाधियां, ऐसे विशेषाधिकार जो आप अर्जित कर सकते हो तो वो आपको यहाँ अलाउड है, लेकिन जो प्रदत्त हैं, जो वंशानुगत है, जो किसी की राजभक्ति के कारण मिलता है, ऐसे विशेषाधिकारों को समाप्त करने की बात की, तभी हमारा समाज सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकती है। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है, क्योंकि आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि सामाजिक न्याय का आदर्श तो संविधान की प्रस्तावना में है, लेकिन क्या इन आदर्शों की पूर्ति के लिए संविधान निर्माताओं ने कोई व्यवस्था की है? तो आपका उत्तर होगा हाँ। जैसे सामाजिक न्याय की अवधारणा की पूर्ति के लिए, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मूल अधिकारों में ये सारे प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। अब दूसरे लक्ष्य पर आते हैं, और दूसरा लक्ष्य क्या है, आर्थिक न्याय का। आर्थिक न्याय में देखें, आर्थिक न्याय का क्या क्या अर्थ होता है। वहीं से जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सामाजिक न्याय की अवधारणा में दोनों शामिल हैं, लेकिन उसे डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग समझते हैं। जैसे आर्थिक न्याय की अवधारणा में पहला चीज़ ये है कि आर्थिक आधारों पर
भेदभाव नहीं होना चाहिए, कि किसी व्यक्ति के साथ इस आधार पर भेदभाव ना हो कि किसी व्यक्ति के पास संपत्ति कितनी है। जैसे आप ब्रिटेन में देखेंगे तो वहाँ पर पहले ये था कि लोगों को वोटिंग राइट तब मिलता था जब उनके पास एक निश्चित संपत्ति होती थी, अर्थात अलग अलग संपत्ति के मालिक जो होते थे उनको वोटिंग राइट उतना ज़्यादा मिलता था। जिसके पास जितनी अधिक संपत्ति उसे वोटिंग राइट उतना ज़्यादा था। तो भारत में लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि संपत्ति अगर ज़्यादा है तो आपको वोटिंग राइट ज़्यादा मिल जाएगा, 2 वोट या 3 वोट मिल जाएंगे। यहाँ चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबके लिए एक ही वोटिंग राइट है, सबको एक ही मत प्राप्त है। तो आर्थिक आधारों पर कोई भेदभाव सरकार नहीं करती है। दूसरी चीज़ आती है आय के समान अवसर, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ इनकम नॉट प्रॉपर्टी। संपत्ति का समान अवसर नहीं है कि सबको संपत्ति सरकार बराबर डिस्ट्रीब्यूट करके दे देगी, लेकिन आय अर्जित करने का समान अवसर मिलेगा। हर जगह आप देखेंगे अगर कोई भी सरकारी योजनाएं होती हैं उनको समाज में सबको समान अवसर मिलता है। पर यहाँ ध्यान में रखिएगा, समान होने का क्या मतलब है? समान लोगों के बीच समानता, जो यहाँ भी हम लोगों ने देखा था सामाजिक न्याय के कॉन्सेप्ट में। तो आय का समान अवसर मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ आती है संसाधनों के स्वामित्व व नियंत्रण में मनमानापन नहीं होना चाहिए। वाकई में इकोनॉमिक्स में पूरा का पूरा क्या है? पूरा रोल संसाधनों का, सारे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल मटेरियल हो चाहे इनविजिबल मटेरियल हो। उनका जब वितरण, उनका जो स्वामित्व है, उनका नियंत्रण किसके पास है? सरकार के पास है। ये सरकार के पास तब किस व्यवस्था में होता है? समाजवादी व्यवस्था में। लेकिन आप पिछली वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की थी और आजकल आप हर जगह देखते होंगे कि सरकार की नीतियां कैसी हो गई हैं? उदारवादी। इनका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के हाथों में सौंपा जा रहा है। तो आर्थिक न्याय की संकल्पना कहती है कि संसाधनों का स्वामित्व किसी के पास भी हो, लेकिन उसमें मनमानापन नहीं होना चाहिए, उसमें एक रेशनैलिटी होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए। आप अलग अलग राजनीतिक दलों को देखते हैं तो उद्योगपतियों को लेकर के तमाम तरह की चीज़ें उसमें आपको दिखाई पड़ती हैं। कोई कहता है अडानी की सरकार है, कोई कहता है अंबानी की सरकार है। ये क्यों कहा जाता है? जब लोगों को ये दिखाई पड़ता है कि संपत्ति के स्वामित्व में या संसाधनों के स्वामित्व में सरकार इंटरफेयर करके कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचा रही है, ये तभी कहा जाता है। तो आर्थिक न्याय की संकल्पना कह रही कि संसाधनों के स्वामित्व का नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होना चाहिए। उसका नियंत्रण ऐसा हो ताकि उसका लाभ सामूहिक रूप से मिल सके, उसका लाभ सब कोई एक व्यक्ति अर्जित ना करे। और चौथी संकल्पना है संसाधनों के वितरण में समानुपातिक न्याय। का ध्यान रखा जाए। ये समानुपातिक न्याय का मतलब है इक्विटेबल जस्टिस। एक नया चीज़ आ गया इकोनॉमिक जस्टिस में, इक्विटेबल जस्टिस। और वाकई में पूरी आर्थिक न्याय की सबसे मूल चीज़ यही है कि इक्विटेबल जस्टिस क्या होता है। इक्विटेबल जस्टिस का मतलब है कि संसाधनों पर पूरे देश का सभी लोगों का पूरा अधिकार है। जब संसाधनों का वितरण होगा तो हर समुदाय को, हर वर्ग को, हर व्यक्ति को उसकी क्षमता और आवश्यकता के अनुरूप संसाधन दिए जाने चाहिए। जब किसी वर्ग को, किसी जाति को संसाधनों में उसका हिस्सा नहीं मिलता है तो वहाँ असंतोष पनपता है, समाज में हिंसा और भी चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो ये आर्थिक न्याय की संकल्पना कहती है कि संसाधनों का जब वितरण हो तो उसमें समानुपातिक न्याय। समानुपातिक न्याय का सीधा सा मतलब है समाजवाद का कॉन्सेप्ट, हीनतम को अधिकतम। जो जितनी कमजोर स्थिति में है उसे उतना अधिक दिया जाए ताकि वो उस समानता की लाइन पर सब बराबर आ सकें। जैसे आप आरक्षण को देखिए तो आरक्षण इसी चीज़ की पूर्ति करता है कि संसाधनों के वितरण में। या आप सरकार की किसी भी योजना को देखेंगे तो सरकार की सारी योजनाएं किसके लिए होती हैं? सबसे पहला हक क्या कहता है? जो जितना गरीब है। सरकार गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए सबसे पहली योजनाएं बनाती है, उसके बाद दूसरों की बात करती है। तो ये संसाधनों के समानुपातिक न्याय को ध्यान में रखने की बात करता है। अब ये देखते हैं कि इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए संविधान में कौन कौन से प्रावधान किए गए। अगर आर्थिक आधार पर भेदभाव का अभाव, ये है पहली चीज़। ये भेदभाव का अभाव कहता है कि अनुच्छेद, आर्टिकल कह रहा है 14, वही
जहां विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। वो कहता है कानून की नज़र में हर व्यक्ति बराबर है, इस नाते उसे किसी भी तरह का व्यापार ये सब करने की समान अधिकार होगा। और इसी में देखेंगे तो अनुच्छेद 19(1)(g) ये मूल अधिकार है। मूल अधिकार क्या है? किसी भी तरह की वृत्ति, व्यापार या उपजीविका करने की स्वतंत्रता। हर व्यक्ति को समान स्वतंत्रता प्राप्त है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यापार कर सकता है, कुछ भी किसी भी तरह के व्यापार, वृत्ति, उपजीविका में लगा रह सकता है। ठीक वही चीज़ यहाँ आय के समान अवसर की बात करता है। आय का समान अवसर कहाँ है? ये अनुच्छेद 38(2) में कहा गया है। अनुच्छेद 38(2) क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? जो संविधान सरकारों को, राज्यों को निर्देश देता है कि आपको इन लक्ष्यों की पूर्ति करनी है। अनुच्छेद 38(2) कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेगा जिसमें आय की असमानता कम हो सके। लगातार जो हमें समाज में दिखाई पड़ती, हर व्यक्ति की आय अलग अलग है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ऐसी परिस्थितियां पैदा करे, ऐसी कंडीशंस लेकर के आए कि हर व्यक्ति को आय का समान अवसर मिल सके। संसाधनों के स्वामित्व और में मनमानापन नहीं हो, इसके लिए भी निदेशक तत्वों में बात की गई है। और इसके लिए है अनुच्छेद 39(b). अनुच्छेद 39(ख) कहता है कि राज्य ऐसी व्यवस्था बनाएगा, ऐसी आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार हो जिससे सामूहिक हित का साधन हो सके। किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सामूहिक हित होना चाहिए, सभी व्यक्तियों का इंटरेस्ट उससे फुलफिल होता हो। और संसाधनों के वितरण में समानुपातिक न्याय की संकल्पना ये दी गई है अनुच्छेद 39(c) में। अब आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अनुच्छेद 39(b) और (c) ये सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आप ये जानते होंगे और नहीं जानते हैं तो आगे हम लोग देखेंगे कि मूल अधिकार निदेशक तत्वों के ऊपर अभिभावी हैं, अर्थात मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए निदेशक तत्वों का उल्लंघन किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 39(b) और 39(c) ये दो ऐसे निदेशक तत्व हैं जिनको लागू करवाने के लिए मूल अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। अनुच्छेद 14 को वायलेट कर सकते हैं, अनुच्छेद 19 को वायलेट कर सकते हैं और अनुच्छेद 31 को भी उल्लंघन किया जा सकता है। तो ये अधिकार ये निदेशक तत्व 39(b) और 39(c) सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मूल अधिकारों से भी ऊंची स्थिति में है। और ये वाकई में क्यों ऊंची स्थिति में रखे गए? ताकि आर्थिक न्याय की जो स्थापना है उसके लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, अब आते हैं तीसरी चीज़ पर, राजनीतिक न्याय की, कि राजनीतिक न्याय क्या होता है। राजनीतिक न्याय का सीधा सीधा अर्थ ये है कि एक ही अर्थ में समझते हैं। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में भाग लेने का समान अवसर मिले। किसी व्यक्ति को रोका ना जाए कि वो उस राजनीतिक व्यवस्था में भाग नहीं ले सकता, किसी पद को स्वीकार नहीं कर सकता है। ये हम लोग देख चुके हैं हमारी राजनीतिक व्यवस्था की संरचना में, गणतंत्र में और लोकतंत्र में। गणतंत्र क्या था? गणतंत्र था कि भारत में सभी पद सभी के लिए खुले हैं, यहाँ तक कि राष्ट्रपति का पद भी हर व्यक्ति के लिए खुला है। ब्रिटेन में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ राजा या क्राउन कोई दूसरा नहीं हो सकता, वो राजवंश का ही होगा। लेकिन भारत में राष्ट्रपति का पद कोई भी हो सकता है जो निर्धारित योग्यताएं धारण करता हो। तो राजनीतिक न्याय कहता है कि तभी स्थापित हो सकता है जब राजनीतिक व्यवस्था में या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का सबको समान अधिकार हो, किसी को रोका नहीं जाना चाहिए। हाँ, सरकार उसके लिए योग्यता तय कर सकती है पद के अनुरूप। और राजनीतिक इस न्याय की पूर्ति के लिए हमारे पास क्या क्या मूल अधिकारों में व्यवस्था की गई। और मूल अधिकार में कुछ चीज़ें जैसे आर्टिकल 19(1), इसका A, B और C। ये क्या है? अनुच्छेद 19 का 1 का खंड उपखंड A, ये है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको लगता होगा राजनीतिक व्यवस्था में ये भाग लेने की समान अधिकार की बात की गई है और आप यहाँ बात कर रहे हैं बोलने की स्वतंत्रता की। वाकई में जब हम किसी सरकार की आलोचना करते हैं, किसी सरकार की तारीफ़ करते हैं तो कैसे करते हैं? बोल करके या अभिव्यक्त करके। तो जब सरकार की आलोचना होती है तो एक तरह से हमारा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है। ये हम सरकार को उसकी नीतियों की आलोचना कर रहे हैं या सरकार की नीतियों की तारीफ़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम राजनीतिक गतिविधि में भाग ले रहे हैं।
और जहाँ कहीं भी लोगों को बोलने की स्वतंत्रता नहीं होती है वहाँ कभी लोकतंत्र नहीं हो सकता, वहाँ पॉलिटिकल सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ऐसे कई जगहों पर देखा होगा आपने, मिस्र में देखा, ठीक, वहाँ पर देखा कि किस तरह से जब लोगों के बोलने की स्वतंत्रता रोकी गई तो वहाँ पर क्रांति हो गई। ठीक वही चीज़ यहाँ भी आपने देखा होगा। अगर आपने स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ा हो तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी सरकार क्या करती थी, प्रेस के ऊपर सेंसरशिप लगा देती थी कि कोई सरकार की आलोचना न कर पाए। उससे क्या होता, जनता और भड़कती थी, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और बढ़ जाती हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता, दूसरा है सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। कोई भी राजनीतिक गतिविधि बिना सम्मेलन के नहीं हो सकती। सम्मेलन का मतलब कि कई लोगों की को एक साथ रख करके उन्हें आपस में चर्चाएं या वाद विवाद करना, तो सम्मेलन की स्वतंत्रता है। और इसी के साथ साथ क्या है, संघ बनाने की। संघ का मतलब क्या है, सिर्फ यूनियन ही नहीं बल्कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी की स्वतंत्रता आपको ना दी जाए तो राजनीतिक गतिविधि में भाग कैसे ले सकते हैं, कोई राजनीतिक दल फिर भारत में होगा ही नहीं। इसलिए अनुच्छेद 19(1) का A, B और C ये वाकई में राजनीतिक गतिविधि में भाग लेने का सबको अधिकार देता है, इस राजनीतिक न्याय के लक्ष्य की पूर्ति करता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखें तो है अनुच्छेद 325। अनुच्छेद 325 क्या है, मतदाता सूची। आपने सुना होगा, मतदाता सूची में नाम शामिल कराने का प्रावधान। यहाँ कहा गया अनुच्छेद 325 की जो मतदाता सूचियाँ होंगी, वोटर लिस्ट होगा, उसमें किसी व्यक्ति का नाम शामिल कराने के लिए वर्ग, जाति या इन आधारों पर किसी के साथ कोई विभेद नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति का अधिकार होगा कि मतदाता सूची में वो अपने व्यक्ति नाम शामिल करा सकता अगर निर्धारित योग्यताएं पूरी करता है। और इसके अलावा है अनुच्छेद 326 ये क्या कहता है, ये वयस्क मताधिकार की बात करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट राइट है, वोटिंग राइट। ये आपको दिखाई पड़ेगा क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम में एक तरह से हम अपना निर्णय सुनाते हैं अपने वोटिंग के द्वारा। अनुच्छेद 326 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका है उसे वोटिंग राइट होगा। उसे कोई वोटिंग राइट को इस आधार पर नहीं रोका जाएगा कि वो किसी विशेष वर्ग से है, किसी विशेष भाषा को बोलने वाला, किसी विशेष प्रदेश से है। तो भाषा, प्रदेश या वर्ग या धर्म, इन आधारों पर किसी व्यक्ति को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से ये राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है। और इसके साथ मूल अधिकारों में एक और है और वह है अनुच्छेद आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16, सरकारी नौकरियों में सबको समान अवसर। सरकारी नौकरी में कहने का मतलब भी है कि आप उस पॉलिटिकल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप उस सिस्टम का एक भाग बनने जा रहे हैं। तो अनुच्छेद 16 कहता है सबको समान अवसर मिलेगा। जब भी हम बात समानता की करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, समानता का मतलब समान लोगों के बीच समानता, कि सबको एक जैसा नहीं। और अनुच्छेद 16 में आपने देखा होगा क्या, लोगों को आरक्षण भी मिलता है। ये आरक्षण और आगे बढ़ता है, और आरक्षण कहाँ, पॉलिटिकल सिस्टम में भी मिलता है। पॉलिटिकल सिस्टम में कहाँ, दो, एक है भाग 9, किससे संबंधित है, पंचायतों से, और दूसरा है भाग 9 का, ये किससे है, नगर निकायों से। इन दोनों में भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, इनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिकल ठीक नहीं था, इसलिए उनके लिए आरक्षण की बात की गई। महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात की गई है कि पंचायतों में और नगर पालिकाओं में महिलाओं को कुल सीटों का 1/3 सीटें आरक्षित रहेंगी उनके लिए, ठीक है। और इसके साथ साथ अदर बैकवर्ड क्लास की, अगर इसके अलावा भी कोई पिछड़ा वर्ग बचा हुआ है जिसे हम OBC कहते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, उसके लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये आरक्षण का प्रावधान क्यों है, ताकि ये व्यक्ति जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जिनका ठीक नहीं था उनको भी पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करवाया जा सके। और जब हम राजनीतिक न्याय की संकल्पना को लेकर के चलते हैं तब हमारा लोकतंत्र इस अर्थ में हो जाता है, कैसा लोकतंत्र, भागीदारी वाला लोकतंत्र या पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी।